दोस्तों, अगर आपने कभी अपने परिवार या दोस्तों के साथ बाहर खाने का प्लान बनाया होगा तो आपने बारबेक्यू नेशन का नाम तो जरूरी सुना होगा। एक ऐसा रेस्टोरेंट चेन था जिसने भारत में लाइव ग्रिल और बफेट कल्चर को एक नए अंदाज में पेश किया। लेकिन जिस कंपनी ने लाखों फूड लवर्स के दिलों पर राज किया, वही कंपनी कुछ सालों में ही भारी कर्ज और गिरते बिजनेस से जूझने लगी है। तो चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में बारबेक्यू नेशन के बारे में। कहानी की शुरुआत होती है साल 2006 में। इंदौर के अंदर एक बहुत ही फेमस और लग्जरी होटल है सयाजी होटल, जिसमें लाखों लोग खाना खाया करते थे। लेकिन हर कस्टमर की एक छोटी शिकायत होती थी, यार कबाब ठंडे, मजा नहीं आया। शुरुआत में इस बात को तो इग्नोर किया गया, लेकिन शिकायतें बढ़ने लगी तो रेस्टोरेंट के मैनेजर प्रसेनजीत चौधरी ने इस प्रॉब्लम के सोल्यूशन पर फोकस किया। बहुत ही सोचने के बाद उन्हें एक आइडिया आया, क्यों ना खाने को टेबल पर ही पकाया जाए। और ये आइडिया उन्होंने होटल के मालिक साजिद धनानी को बताया। उन्होंने भी इस आइडिया को हाँ कर दिया। बाद में होटल में लाइव ग्रिल बुफे का सिस्टम भी शुरू किया गया। और दोस्तों, ये सिर्फ एक सॉल्यूशन नहीं था, बल्कि अपने आप में एक इनोवेशन भी था। लोगों ने जब पहली बार बारबेक्यू को अपने हाथ से ग्रिल किया तो उन्हें एक्सपीरियंस बहुत अच्छा लगा। और देखते ही देखते ये आइडिया इतना हिट हो गया कि कई सारे लोग अब खाना खाने के लिए नहीं, सिर्फ एक्सपीरियंस लेने के लिए बारबेक्यू नेशन में आने लगी। और इसी सक्सेस को देखते हुए होटल के मालिक साजिद धनानी ने एक होटल चेन शुरू करने का भी सोचा, जिसके बाद मुंबई के पाली इलाके में बारबेक्यू का पहला आउटलेट ओपन हुआ। और पाली इलाका मुंबई का पॉश इलाकों में से एक है। यहाँ पर कई सारे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज भी रहते थे, जिस कारण इस इलाके का रेंट भी बहुत महंगा था और कस्टमर भी हाई फाई रहते थे। लेकिन दोस्तों, कंपनी का जो कॉन्सेप्ट था ना, वो खुद ग्रिल करने का था, जिस कारण बहुत सारे कस्टमर को ये सारी चीजें झंझट लग सकती थी। तो इस एक्सपीरियंस को मजेदार कैसे बनाया जाए, ये कंपनी के लिए एक चैलेंज था। लेकिन कंपनी को एक चीज पहले से ही पता थी कि इंडियन कस्टमर के लिए खाना मतलब सिर्फ एक स्वाद नहीं होता है, बल्कि एक इवेंट होता है परिवार के साथ कुछ यादें बनाने का। और दोस्तों, कस्टमर को कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए उन्होंने अलग से स्टाफ रखा जो ग्रिलिंग करते समय कस्टमर को गाइड करे। और प्राइसिंग भी सिर्फ 450 रुपये रखी गई, जो उस एरिया के हिसाब से बिल्कुल सही थी। और खाना भी कस्टमर के लिए अनलिमिटेड रखा गया, जिस कारण और भी कस्टमर अट्रैक्ट होने लगी और लोग भी डाइनिंग का नया एक्सपीरियंस लेने लगे। और लोगों को भी ये चीज अच्छी लगने लगी तो वो अपने दोस्त और घर वालों को भी बताने लगे, जिस वजह से उनकी मार्केटिंग भी अपने आप होने लगी। और इसी वजह से सिर्फ 2 सालों के अंदर ही बारबेक्यू नेशन ने बेंगलुरु, नई दिल्ली, हैदराबाद जैसे शहरों में 13 रेस्टोरेंट भी ओपन कर लिए थे। लेकिन दोस्तों, आपके मन में अब एक ख्याल आ रहा होगा कि कंपनी अनलिमिटेड खाना करने के बावजूद भी प्रॉफिट कैसे कमाती थी। तो इसके पीछे उनकी एक स्ट्रेटजी थी, मेन्यू इंजीनियरिंग। क्योंकि दोस्तों, कस्टमर के सामने बहुत सारे ऑप्शन रहते थे, तो हर चीज को थोड़ा थोड़ा टेस्ट करना चाहता था, लेकिन पूरा किसी भी चीज को खा नहीं पाता था। कंपनी को भी इस साइकोलॉजी के बारे में पहले से ही पता था, तो उन्होंने अपने बुफे को इसी तरह डिजाइन किया। क्योंकि कस्टमर को सबसे पहले ऐसे आइटम दिए जाते थे जिसकी कीमत कम होती थी, लेकिन दिखने में एकदम प्रीमियम लगते थे, जैसे पनीर टिक्का, ग्रिल पाइनएप्पल, चिकन विंग्स वगैरह वगैरह। जिस वजह से मेन आइटम पहुंचने के पहले ही कस्टमर का आधा पेट भर जाता था। और लास्ट में डेजर्ट के टाइम पे आइसक्रीम को भी छोटे छोटे सूप में परोसा जाता था, जिससे वो प्रीमियम भी दिखे और ज्यादा खर्च भी नहीं आए। और यही परसेप्शन बारबेक्यू नेशन का ब्रांड लॉयल्टी बन गई। देखिए दोस्तों, अब कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही थी तो इन्वेस्टर को भी अब इसमें ग्रोथ पोटेंशियल दिखने लगा, जिनमें से एक थी सीएक्स पार्टनर। इस प्राइवेट इक्विटी फर्म्स ने बारबेक्यू नेशन में 110 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया था, जो उस समय कंपनी के लिए एक बहुत ही बड़ा अचीवमेंट था। लेकिन दोस्तों, कंपनी को इसी बीच एक बहुत बड़ा झटका लगा, क्योंकि कंपनी के मालिक साजिद धनानी की अचानक से डेथ हो जाती है और कंपनी को संभालने की पूरी जिम्मेदारी उनके छोटे भाई कयूम धनानी के ऊपर आ जाती है। अब कंपनी को नेक्स्ट लेवल ले जाने के लिए आउटलेट एक्सपेंशन का काम शुरू हुआ, क्योंकि एक बात तो क्लियर थी, अगर असली ग्रोथ चाहिए तो सिर्फ मेट्रो सिटीज में फंसे रहना नहीं है, बल्कि टायर 2 और टायर 3 सिटीज में जगह बनानी पड़ेगी। इससे कंपनी को यह फायदा रहता था कि जहां मेट्रो सिटीज में ज्यादा रेंट देना पड़ता था, वहीं टायर 2 और टायर 3 सिटीज में बहुत ही कम रेंट में बहुत बड़ी जगह मिल जाती थी। दोस्तों, मेट्रो सिटीज में रहने वाले लोगों के लिए रेस्टोरेंट में जाना, बर्थडे सेलिब्रेट करना आम बात होती थी। वहीं टायर 2 और टायर 3 सिटीज के लोगों के लिए लाइव ग्रिल एक अनोखा एक्सपीरियंस था। तो लोग हर सेलिब्रेशन का वीडियो बनाते थे, रील्स बनाते थे, जिससे बारबेक्यू नेशन की ब्रांडिंग फ्री में ही हो जाती थी। और देखते ही देखते साल 2016 तक कंपनी ने 26 देशों में 72 रेस्टोरेंट भी खोल लिए थे। लेकिन दोस्तों, अब तक तो कंपनी के साथ सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन तभी कोविड-19 ने हर इंडस्ट्री को अपनी चपेट में ले लिया था। तो रेस्टोरेंट इंडस्ट्री कैसे बच सकती थी, क्योंकि बारबेक्यू नेशन का जो बिजनेस मॉडल था वो डाइनिंग एक्सपीरियंस के ऊपर बेस्ड था। तो लॉकडाउन की वजह से इनका पूरा बिजनेस ही ठप्प हो गया, क्योंकि बारबेक्यू नेशन की जो यूएसपी थी वो थी उनका टेबल ग्रिलिंग एक्सपीरियंस, जो कोविड-19 के टाइम प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल ही था। जिसके बाद कोविड-19 की दूसरी लहर यानी साल 2021 के बाद जब रेस्टोरेंट इंडस्ट्री वापस से पटरी पर आने लग गई, तो इन्वेस्टर एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी की तलाश में थे। तो उसी समय बारबेक्यू नेशन ने 500 रुपये पर शेयर के हिसाब से अपना आईपीओ लॉन्च किया और इन्वेस्टर ने भी इसमें काफ़ी जम के निवेश किया।
इसी वजह से इनका जो आईपीओ है ना वो 6 गुना तक और सब्सक्राइब हो गया था। फिर कुछ ही महीनों के अंदर शेयर का प्राइस 290% तक बढ़ गया था और शेयर की प्राइस 1946 रुपये हो गई थी। लेकिन दोस्तों ये जो शेयर प्राइस था ना वो ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाया, क्योंकि साल 2022 आते आते मार्केट का सेंटीमेंट बदलने लग गया था। इन्वेस्टर भी अब कंज्यूमर बेस और हाई ऑपरेशनल कॉस्ट वाले बिजनेस से दूरी बनाने लग गए थे। जिस शेयर के प्राइस ने 1946 रुपये का हाई टच किया था वो वापस से 500 रुपये के आसपास ही आ गया था। दोस्तों बारबेक्यू नेशन की सबसे बड़ी गलती थी ओवर एक्सपेंशन। आईपीओ आने से पहले ही कंपनी ने एक बेहद ही अग्रेसिव प्लान तैयार किया था, जिसमें उन्होंने 300 आउटलेट खोलने का टारगेट रखा था। लेकिन हकीकत ये थी कि यह नंबर कभी भी अचीव नहीं हो पाया और इस कंपनी ने देश के बाहर भी अपनी पकड़ बनाने की कोशिश की और आज बारबेक्यू नेशन के यूएई में 4, मलेशिया और ओमान में एक आउटलेट्स है। इतनी तेजी से एक्सपेंशन करने के कारण कंपनी पर 700 करोड़ का कर्ज भी चढ़ गया और इसी वजह से कंपनी को कई आउटलेट्स भी बंद करने पड़े। कुछ स्टाफ को निकाला गया और पूरे ऑपरेशन को कॉस्ट कटिंग में भी लाया गया। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या बारबेक्यू नेशन का दौर खत्म हो चुका है? शायद इसका जवाब दे पाना इतना भी आसान नहीं है, लेकिन इतना तो तय है कि अब उसका ट्रेडिशनल बुफे मॉडल वैसा काम करने वाला नहीं है जैसा 10 साल पहले किया करता था। बाकी आपको क्या लगता है, बारबेक्यू नेशन फिर से वापसी कर पाएगा? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।